ठीक है, हमने क्या देखा था सेमीकंडक्टर में कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक से इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप का था, पी टाइप और ए टाइप, एन टाइप। पी टाइप में क्या था, हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे, और एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे। पी टाइप, पी का मतलब क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, मतलब जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन रहेंगे, होल, और इसका जस्ट कन्वर्ज इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन रहेंगे, एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हमने एन टाइप और पी टाइप को समझा था। अब हम इसे देखते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी के हेल्प से। ठीक है, तो बुक में आपको ये किस एग्जाम्पल से समझाया जाता है, अगर मैं एनर्जी बैंड थ्योरी से इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहूँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को डिस्क्राइब करना चाहूँ, तो हमें क्या रीड करना पड़ेगा, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं, राइट ठीक है। तो इसके लिए बुक्स में कौन सा एग्जाम्पल रेफर करते हैं, सोडियम। ठीक है, अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए जैसे हम केमिस्ट्री में बनाते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, ऐसे ही बनाते थे, और दो दो इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 1s2 है, 2s2 है और 2p6 है, कंप्लीटली फिल्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, पर है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सोडियम की मैंने क्या बना दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी। अब ये कब, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए ट्रू है, ये जब मैं सोडियम के किसी एक एटम की बात कर रही हूँ, ये जब के लिए ट्रू है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सोडियम एटम, अगर मैं एटम नहीं लूं, पहले एटम को देखते हैं। अगर मैं एटम में देखूं तो कितने एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं मुझे, कितने एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं, 4, 1, 2, 2 एंड 3। तो मुझे दिख रहा है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s। और 3s पे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 11 है ना, तो 2 और 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है, आप लोगों को बनाना आता ही होगा आई गेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने स्टेट अवेलेबल हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी के कितने स्टेट अवेलेबल हैं, एटम की जब बात कर रहे हैं, एक एटम है, तो S2 में हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं बोलूंगी 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं एनर्जी के लिए। यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 एनर्जी स्टेट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल 2 हैं, बट ऑक्यूपाई कितने हैं, ऑक्यूपाई लास्ट वाले में 1 है, बाकी सब में सेम आ जाएगा। ये मैंने कब की बात कर ली, जब मेरे पास एक एटम है। लेकिन कभी भी अगर हम बात करें तो मेरे पास एक एटम नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एक क्रिस्टल के फॉर्म में चीज रहेगी, है ना, हमारे पास एक क्रिस्टल रहेगा। अब देखो क्रिस्टल रहेगा मतलब उसमें n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। ठीक है, अगर मैं क्रिस्टल ले रही हूँ मतलब n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। तो अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं, अगर मैं किसी क्रिस्टल की बात करूं, ठीक है, तो एक एटम में कितने थे, यही चीज अगर मैं फिर से बनाना चाहूँ, ठीक है, यही चीज अगर मैं क्रिस्टल के लिए फिर से बनाना चाहूँ, तो क्या होगा, टोटल जो स्टेट्स हैं अवेलेबल, टोटल अवेलेबल स्टेट्स इस बार कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे कितना था, एक एटम के लिए 2 स्टेट्स अवेलेबल थे, तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितने स्टेट्स अवेलेबल होंगे, 2n। ठीक है, यहाँ पे भी 2, एक एटम के लिए, एक एटम के लिए 2 स्टेट्स थे, तो n नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितने रहेंगे, 2n स्टेट्स रहेंगे। सिमिलरली ये हो जाएगा 6n स्टेट, सिमिलरली ये हो जाएगा 2n स्टेट्स। अब अगर मैं देखूं कि किसी n नंबर ऑफ क्रिस्टल, अगर मैं n नंबर ऑफ एटम की बात करूं, यानी कि मैं किसी सोडियम के क्रिस्टल की बात करूं ना, या क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं रहेगा, जो हमारा सोडियम है गैस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसमें देखूं ऑक्यूपाइड स्टेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2n, 2n, 6n और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1n। अब देखो यहाँ से अब हम बनाएंगे इसका बैंड डायग्राम। देखो इसका ये टेबल समझ में आया,
मैं ओके एक मिनट इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं बहुत सारे सोडियम एटम्स की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 6n इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और यहाँ पे 1n इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। किस में, कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, 3s1 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका बैंड डायग्राम बना जाना चाहूँ, सबसे पहले एटम के केस में जब मैं इसका देखूं, एटम के केस में जब मैं इसका देखूं बैंड डायग्राम देखूं, तो क्या कह रहा है, कितना था हमारा 1s2 2p6 और 3s2 और 3p1। ठीक है, 3s1 यस ओके सॉरी 3s1। ठीक है, तो अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखूं तो पहले था हमारा 1s2, फिर क्या था 2s2, फिर 3p6, फिर 3s1। ये कब की बात थी, जब एक एटम था। ये कब की बात थी, जब एक एटम था। तो एक एटम था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3p6 है ना, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे रहेगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये कब की बात है, ये सोडियम वेपर की बात है, जब उसमें एक एटम था। अब यही चीज अगर मैं क्रिस्टल के लिए करना चाहूँ, यही जो मेरा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी बैंड है, ये अगर मैं क्रिस्टल के लिए बनाना चाहूँ तो क्या होगा। देखो क्रिस्टल के लिए कितने स्टेट थे, 2n 6n और 1n। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक एटम था, तो मेरे पास ये 1s2 हमने ये बना दी लाइन। ठीक है, ये 2 एटम्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिए। लेकिन जब मैं क्रिस्टल की बात करूंगी तो क्रिस्टल में या तो 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं या 6n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे n टाइम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम किसी क्रिस्टल की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स में ले रही हूँ, उन सब की एक डेफिनेट या फिर कहें एक यूनिक एनर्जी स्टेट होगी। मतलब सबकी एनर्जी स्टेट अलग अलग होगी। अगर आप एक ले रहे हैं एनर्जी स्टेट, 1s ले रहे हैं तो उसकी एक एनर्जी है। अगर 2 लेंगे तो 2 लाइंस बनाना पड़ेंगी। अगर 3 लेंगे तो 3 बनाना पड़ेंगी। ऐसी मेरे पास अभी कितनी है, 2n एनर्जी स्टेट्स हैं। इसके मतलब मुझे 2n एनर्जी बैंड्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने 1s2 बनाया था, अब ये 2n इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2n स्टेट्स बनाना पड़ेंगे। तो 2n स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे पास बिल्कुल लाइंस रहेंगी। ठीक है, n नंबर ऑफ लाइंस हो गई हमारी, किसके लिए, 1s2 के लिए। ठीक है, जब भी क्रिस्टल की बात करी, इसी के तरीके से हमारा 2s2 हो जाएगा। 2s2 के लिए n नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी, 2n स्टेट्स हो जाएंगी। सिमिलरली 3p6 के लिए हमारे पास स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली मेरा ये 3s स्टेट्स हो जाएंगी 3s1 के लिए। अब 3s1 में देखें तो टोटल अवेलेबल स्टेट कितनी थी, 2n, लेकिन यूज सिर्फ कितनी हुई, 1n एनर्जी, 1n स्टेट यूज हुई। इसका मतलब देखो, अब अगर हम इसे देखें तो ये बैंड के फॉर्म में दिख रहा है। ये जो है हमें किसके फॉर्म में दिख रहा है, बैंड के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि n एनर्जी स्टेट है। n एनर्जी स्टेट है, मतलब अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो कितनी होंगी, 10 की पावर 23 स्टेट्स। मतलब ये इतनी सी जगह में कितनी लाइंस बनना है, 10 की पावर 23। तो आपको ये सब कैसा दिखाई पड़ेगा, आपको ये बैंड की तरह दिखाई देगा। ये सब किसकी तरह दिखाई देगा, आपको बैंड की तरह दिखाई देगा। अब यहीं से आपका डिफाइन होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर मैं इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, एटम का कौन सा लिया था मैंने, सोडियम का अगर मैं बोर्स मॉडल के हिसाब से बनाऊं तो कितना हो जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, फिर है 2s2, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर है 3p6, तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट ऑर्बिट में आपका कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में क्या ले रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम देखें
कि ये कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, किस पे डिपेंड करेगा? इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट देखते हैं, ये कैसा रहता है? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड नहीं रहता, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसी तरीके से ये तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत पास है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से इस बैंड में जो आपका टॉप मोस्ट बैंड होता है, जो आपका टॉप मोस्ट बैंड आपको दिख रहा है, ये ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अगर हमें चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो हम ये टॉप मोस्ट बैंड देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो टॉप मोस्ट बैंड है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें ये इलेक्ट्रॉन है 1n इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस बैंड को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर हमारा जो बैंड है, इसके जस्ट ऊपर वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड होगा वो आपका क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड कहलाएगा। तो ठीक है, अगर अब मैं सिलिकॉन के लिए यही चीज समझूं, ठीक है, सिलिकॉन के लिए यही चीज हम समझे, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12 और 3p2। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें ये मिल जाएगा सिलिकॉन के लिए। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? एटॉमिक नंबर 14 है तो इससे बना दिया। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये होगा बिल्कुल लास्ट का, लास्ट ऑर्बिट है ये मेरा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सिलिकॉन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी थी ना, सिलिकॉन 4 एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा था। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 3s2 है, जो लास्ट में देखें कितना है? 3s2। 3s2 मतलब यहाँ पे कितने आपको इसके कितने एनर्जी स्टेट होंगे? 2n और 3p है ना, p है तो कितने एनर्जी स्टेट होंगे? 6n। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टेट कितने हैं? 4n, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हैं? सिर्फ 4n एनर्जी स्टेट जो है ऑक्यूपाई हैं। अब होगा क्या? इसका एक ग्राफ आप लोगों को दिया जाता है, देखो यहाँ पे कि किसका एनर्जी ग्राफ बना रहा है? एनर्जी वर्सेस एटॉमिक डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंस मतलब यहाँ पे देखो, इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन एटम है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन का एटम ले लूं तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, 3s2 के लिए लाइन बनी, इसके कितने स्टेट्स हो गए? 2n स्टेट हो गए और 2n इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर मैं 3p2 की बात करूं ना, 3p2 है तो इसके अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने हो गए? 6n और टोटल जो ऑक्यूपाई स्टेट थे वो कितने हो गए? 2n। ये कब की बात है? जब मैंने एटम लिया या फिर मैंने आइसोलेटेड ये चीज बनाई, एनर्जी बैंड बनाया। लेकिन आइसोलेटेड बनाया, इसका मतलब यहाँ पे जो सिलिकॉन के एटम है वो बहुत दूर दूर हैं, तो इसको एज अ इंडिविजुअल कंसिडर करा। अब देखो, अगर यहाँ पे जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो है, ये किसका ग्राफ बनाए? 1/r का ग्राफ बनाए। जैसे जैसे ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे r क्या होता जाएगा? हमारा कम होता जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अभी दूर दूर थे, ये जो एटम्स थे सिलिकॉन के दूर दूर थे, अब वो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे 2 या 3 या 4 जितने भी एटम्स सिलिकॉन के पास आते जाएंगे, तो ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये कम होता जाएगा। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा? हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? मेरा पॉलीज एक्सक्लूजन आ जाएगा। अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या होगा? कि दो जो एटम्स हैं उनका बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम है ना। तो क्या होगा? ये जो एनर्जी स्टेट है, फिर से ये जो 6n या 2n जो बोल रहे हैं, 6n एनर्जी स्टेट है, ये क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। ऐसे कुछ ये देखो डिवाइड हो गई है ना। ये जो हमारा
3s2 था, ये डिवाइड 3p2 था, ये डिवाइड हो गया। सिमिलरली ये जो 2n स्टेट है, अब इसको तो हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी स्टेट देना है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये भी मेरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर अब हम देखें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे। टोटल कितने मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, 6n इलेक्ट्रॉन्स थे अगर मैंने क्रिस्टल की बात करी। देखो यहाँ पे इस रीजन में क्या हुआ, इस रीजन में मिक्सिंग हो गई। अब आप बता नहीं पाओगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास स्टेट्स है, 6n कितनी 2n स्टेट्स है, यहाँ पे भी कितनी स्टेट्स है, 2n स्टेट है। तो ये जो आपका एटम आपको आप 3s में दिख रहा था, अब यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करने होंगे, ये देखो ये ओवरलैप हो गए ना, तो यहाँ पे अब अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर केमिस्ट्री से आप समझें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाएगा, 3p में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, 3p में चला जाएगा, और हमें 4 ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टेट्स क्या होगा, मिक्स हो गए। अब इन मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल था, ठीक है, देखो ये आपका लोअर एनर्जी लेवल है 3s2, ठीक है, और ये 3p2 क्या है, आपका हायर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस हायर एनर्जी लेवल से इस लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आ जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। और जो यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे जो ये 2n इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सब कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एक क्रिस्टल में। मतलब एक क्रिस्टल में हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पे हमें 4n स्टेट्स मिलेंगी और 4n इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 6n स्टेट्स तो रहेंगी, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 0n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो आपका बना ना, ये जो बैंड बना जहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये इसे क्या कहेंगे हम, वैलेंस बैंड कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, जो ये इनकम जो हमारा इनकम्प्लीट, नहीं खाली को क्या कहेंगे, ये जो हमें एम्प्टी बैंड मिला, थैंक यू, ये जो हमें एम्प्टी बैंड मिला इसे हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड में या तो वैलेंस बैंड जो है आपका कंप्लीटली फिल्ड रहेगा या फिर पार्शियली फिल्ड रहेगा। ठीक है, और कंडक्शन बैंड जो है आपका शुरू में स्टार्ट में ना 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब इसी के बीच वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकते, ये जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पे कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो जंप करके इसे यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना पड़ेगी इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। यहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपकी एनर्जी है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है फिर एकदम से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एकदम से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका दो एटम्स रहेंगे ना, दो एटम्स रहेंगे, जब ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो इनके जो न्यूक्लियस है उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। उनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। तो उनमें बहुत स्ट्रांग उस वक्त एनर्जी होगी। ये जो लाइन है यही डिपिक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल थ्योरी।
ठीक है, तो अब यहाँ से ही हम देख सकते हैं ना, ये हमें मिल गया क्या, वैलेंस बैंड मिल गया, कंडक्शन बैंड मिल गया और बीच में है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब जो है एक और तरीके से किसको डिफाइन कर देंगे, कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, कि कंडक्टर्स क्या है। देखो ये तो हमने पढ़ ही लिया था ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, और फ्लो ऑफ करंट इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी सिर्फ एनर्जी बैंड बता रही हूँ ना। एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें तो जो हमारे कंडक्टर्स हैं, उसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड रहता है वो कैसा रहता है, ओवरलैप रहता है। कैसा रहता है, ओवरलैप रहता है, बिल्कुल। ठीक है, ओवरलैप रहती है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, वो उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अब इंसुलेटर्स को देखें तो इंसुलेटर्स में ये जो आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का देखो सेम ही लग रहा है, बस ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, और यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप दिया है कि इसके बीच में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसकी जो रेंज है वो कितनी, 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके का एनर्जी गैप होता है। और इंसुलेटर का एग्जाम्पल लिखा है, वुड, प्लास्टिक, डायमंड, माइका एक्सेट्रा, और इसका जो एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन देता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप के बेसिस पे क्या डिफाइन कर दिया कि कंडक्टर्स कौन है, सेमीकंडक्टर्स कौन है और